हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारी एक और रोमांचक कहानी में। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये कहानी बेहद पसंद आएगी। मनोज रात को सबके सोने के बाद छत पर जाकर सिगरेट में कश लगा रहा होता है। तभी उसके कानों में कुछ फुसफुसाने की आवाज पड़ती है। मनोज सोच में पड़ जाता है कि आधी रात के ये आवाज कैसी है और क्यों आ रही है, क्योंकि आवाज उस कमरे से आ रही थी जिसमें उनकी किराएदार दीपिका मैडम रहा करती थी, जो कि वहीं के एक प्राइवेट स्कूल में पढ़ाया करती थी। मनोज के दिल में उत्सुकता जागती है और वह धीरे धीरे कमरे की ओर बढ़ता है। जैसे जैसे वह कमरे के नजदीक जा रहा था, आवाज उतनी ही तेज होती जा रही थी। जब मनोज दरवाजे के नजदीक पहुंचता है, तो आवाज अब बिल्कुल साफ हो जाती है। मनोज के कानों में आवाज साफ साफ पड़ रही थी, आ अंकल, ओ अंकल, यस अंकल। और यह आवाज सुनकर मनोज चिंता में पड़ जाता है कि आधी रात के समय दीपिका मैडम के संकल की माला जप रही है। मनोज कॉलेज में पढ़ता था, वह इतना बच्चा तो नहीं था कि आ, ओ और यस का मतलब ना समझता। वो कमरे में यहाँ वहाँ झांकने की कोशिश करता है और थोड़ी ही देर में उसे सफलता मिल जाती है, क्योंकि कमरे की जो खिड़की थी वह पूरी तरीके से अंदर से बंद नहीं थी। वो हल्के से उस खिड़की को स्लाइड करता है और जब वहां से वह अंदर का नजारा देखता है, तो मनोज की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। अंदर तो उनकी किराएदार दीपिका मैडम इस वक्त जबरदस्त तरीके से किसी के साथ लगी पड़ी थी। जब मनोज की नज़र उस व्यक्ति पर पड़ती है, जिस व्यक्ति को दीपिका अंकल अंकल कहकर चिल्ला रही थी, तो मनोज हैरान रह जाता है, क्योंकि वह अंकल कोई और नहीं बल्कि उसी के पिताजी थे, जिनका नाम था मलिक रघुवीर। मनोज को ये सब देखकर अपनी आंखों पर विश्वास नहीं होता। इतने सीधे साधे दिखने वाले उसके पिताजी, जो दिन में सीधे साधे धोती और कुर्ते में एकदम साधारण इंसान बनकर रहने वाले मलिक, इस वक्त अंदर यह कारनामा कर रहे थे। मनोज को अपनी आंखों पर विश्वास नहीं होता। वो तो अपनी पलकें झपकना ही भूल जाता है, अपना सांस लेना ही भूल जाता है और लगातार उस दृश्य को देखता रहता है जब तक कि अंदर का तूफान शांत नहीं हो जाता। इसके बाद किसी को पता चले, इससे पहले ही मनोज वहां से निकल जाता है और निकलने के बाद अपने कमरे में आकर बिस्तर पर लेट जाता है। ऊपर पंखा चल रहा था। मनोज लगातार पंखे को देखे जा रहा था, लेकिन नींद उसकी आंखों से कोसों दूर थी, क्योंकि जो दृश्य वह देखकर आया था वह दृश्य उसकी आंखों के सामने से हट नहीं रहा था। उसके दिमाग में हजारों सवाल एक साथ आ रहे थे, और जो आ रहे थे तभी मनोज के चेहरे पर एक मुस्कान आ जाती है, क्योंकि उसने मन ही मन कुछ प्लान बना लिया था और वह ऐसा कुछ करने वाला था जिसकी कल्पना ना तो दीपिका ने की थी और ना ही रघुवीर मलिक ने। दोस्तों, कहानी बहुत जबरदस्त है, इसलिए प्लीज पूरी देखिएगा। मलिक पेशे से अनाज के थोक व्यापारी थे। जबलपुर की ही मंडी में उनके अनाज का थोक का काम था। वो एक बहुत ही संगठित व्यक्ति और नामी गिरामी इंसान थे। लोग उन्हें अच्छी इज्जत की नज़रों से देखा करते थे। मार्केट में उनका अच्छा खासा नाम था। परिवार के नाम पर उनके पास एक पत्नी और एक बेटा था। मलिक की उम्र लगभग 50 साल के आसपास होगी। उनकी पत्नी की उम्र थी 48 साल और उनके बेटे मनोज की उम्र थी 22 साल, जो कि इस वक्त कॉलेज में पढ़ाई कर रहा था। मलिक का बंगला एक कॉलोनी में था। रोज की तरह आज सुबह भी ब्रेकफास्ट टेबल पर मलिक जी, उनका बेटा और उनकी पत्नी नाश्ता कर रहे थे। तभी उनकी पत्नी, जो कमला देवी थी, मलिक जी से कहती हैं कि देखिए, आपने घर तो इतना बड़ा बनवा लिया है, लेकिन मुझसे अब ये घर की देखरेख नहीं होती। नौकरानियों के तो 1000 नखरे हैं, आपको तो पता ही है। कभी कोई छुट्टी कर लेती है तो कभी कोई छुट्टी करती है। उनके नखरे तो इतने होते हैं जैसे कोई नई नवेली दुल्हन हो। ये सुनकर दोनों बाप बेटे हंसने लगते हैं। मलिक जी कहते हैं, इसमें हंसने की क्या बात है। कमला देवी कहती हैं, देखिए, मेरी भी तबीयत अब ठीक नहीं रहती। इस उम्र में आते आते दोस्तों, मुझे हर उस बीमारी ने घेर लिया है जो बड़े घर के लोगों को हो जाती है। बीपी, शुगर, थायराइड, अभी यही सब बीमारी सिटा नहीं हो गई है। कमला देवी उम्र से पहले ही बूढ़ी हो चुकी थी और वो मलिक जी से भी बड़ी दिखने लगी थी। इस पर वो मलिक जी से कहती हैं कि देखो,
ऐसा है कि नीचे का घर तो मैं कैसे भी करके मेंटेन कर लूंगी, लेकिन तुमने ऊपर जो 2 कमरे बना रखे हैं वह आप किसी को किराए पर दे दो। इससे होगा कि यह ऊपर की देखरेख भी होती रहेगी और घर मेंटेन रहेगा, साफ सफाई भी होती रहेगी और 2 पैसे भी घर में आएंगे। इस पर मलिक जी को विचार तो सही लगता है। वो अपनी पत्नी से कहते हैं कि ठीक है, देखते हैं। मलिक अपने बेटे से कहते हैं कि बेटा देखो, तुम कुछ पता करो, लेकिन किसी आदमी को हमें ये देना नहीं है। सिंगल आदमी को नहीं देना है, क्योंकि आजकल जमाना ठीक नहीं है। पता नहीं कौन व्यक्ति कैसा हो, या तो कोई फैमिली मिल जाए, या पढ़ने लिखने वाले बच्चे हों, या कोई कामकाजी महिला हो। लड़कों को, बैचलर्स को और किसी सिंगल आदमी को हमें घर किराए पर नहीं देना है। लड़का कहता है ठीक है पिताजी, जैसी आपकी इच्छा। मनोज सोशल साइट्स ओएलएक्स पर घर रेंट पर देने के लिए डाल देता है। 2 दिन के बाद मनोज के नंबर पर एक कॉल आता है। जब लड़का रिसीव करता है तो उधर से एक महिला बात कर रही होती है और उससे कहती है, जी मैंने आपका ऐड देखा था, तो मुझे घर किराए पर चाहिए। मनोज इतना ध्यान नहीं देता, वह कहता है आप मेरे पिताजी से बात कर लीजिए, और अपने पिता का नंबर देता है और फोन काट देता है। इसी प्रकार से 2-3 दिन बीत जाते हैं। एक दोपहर को जब मनोज कॉलेज से लौटकर घर वापस आता है और घर में आने के बाद जब अपने ड्राइंग रूम में बैठा होता है, तो उसकी माँ किचन से निकलकर आती है और मनोज के हाथ में नाश्ते की ट्रे पकड़ाते हुए कहती है, ये लो बेटा, ऊपर जाओ और जाकर अपने किराएदार को दे आओ। मनोज ये सुनकर चौंक जाता है। वह कहता है किराएदार? उसकी माँ कहती है, हाँ बेटा, हमारे ऊपर के कमरे किराए पर उठ चुके हैं। ऊपर एक मैडम आई है जो कि प्राइवेट कंपनी में जॉब करती है। तुम जाओ और उसे यह नाश्ता देकर आ जाओ। मनोज जल्दी से नाश्ते की ट्रे अपने हाथ में पकड़ता है और ऊपर सीढ़ियों की तरफ चढ़ने लगता है। ऊपर पहुंचते ही मनोज दरवाजा खटखटाता है। अंदर से जब मैडम दरवाजा खोलती है तो मनोज की नज़र जैसे ही मैडम पर पड़ती है, वह अपनी पलकें झपकना भूल जाता है। जब मैडम उसे हेलो कहकर पुकारती है, तब जाकर मनोज को होश आता है। मनोज कहता है, मैं चाय नाश्ता लेकर आया हूँ, उसने भेजा है। मैडम उसे अंदर बुलाती है। मैडम मनोज को बैठने के लिए कहती है। मनोज वहीं पर एक रखी चेयर पर बैठ जाता है। मैडम उससे कहती है, क्या उस दिन मेरी आपसे ही बात हुई थी? मनोज को याद आता है कि हाँ, किसी लेडी का फ़ोन मेरे पास आया था। तब मनोज कहता है, जी हाँ, आपकी मुझसे ही बात हुई थी, और मैंने ही आपको पिताजी का नंबर दिया था। मैडम उसे बताती है, मैं यहाँ पर एक प्राइवेट कंपनी में जॉब करती हूँ और मैंने आपके पिताजी से सब बात कर ली है। मैं अब यहाँ पर आज शिफ्ट हुई हूँ। मनोज को अपने मन ही मन इतना मलाल हो रहा था कि इतनी खूबसूरत मैडम से मैंने खुद बात क्यों नहीं की। काश उस दिन मैं खुद बात कर लेता तो अब तक तो मेरी दोस्ती भी हो जाती। खैर, मनोज इस बात पर खुश होता है कि चलो कोई बात नहीं, अब तो घर में रहने आई है। घर में रहने आई है तो आज नहीं तो कल दोस्ती भी हो जाएगी, और भगवान ने चाहा तो कुछ और भी हो सकता है। वो अपने मन में ख्याली पुलाव बनाता हुआ थोड़ी देर तक हंस हंस कर मैडम से बात करता है और उसके बाद मुस्कुराता हुआ सीढ़ियों से नीचे उतर कर आ जाता है। उसे मन ही मन एक अजीब सी खुशी थी। पता नहीं जैसे मनोज के दिल में क्या चल रहा था। रात को डाइनिंग टेबल पर सब बैठे हुए होते हैं तो मैडम जी का भी डिनर मलिक जी के घर पर ही होता है। फिर मैडम को भी बुलाया जाता है। सब लोग बैठकर डिनर करते हैं। तब मलिक जी सेठानी की तरफ इशारा करते हैं, लेकिन मैडम देख लेती है और कहती है, कोई बात नहीं मलिक जी, मैं अपनी फैमिली के बारे में बताती हूँ। मेरे जो माँ बाप हैं वह गांव में रहते हैं, और देखिए मैं एक तलाकशुदा महिला हूँ। 4 साल पहले मेरी शादी हुई थी और अब मेरा तलाक हो चुका है। कोर्ट में तलाक का केस चल रहा है। एलिमनी के लिए मैंने अपने पति पर केस दायर किया है, और अब मैं यहाँ पर प्राइवेट कंपनी में जॉब करती हूँ। मैं अपने माँ बाप की इकलौती सहारा हूँ और इसी नौकरी से अपना काम चलाती हूँ, और कुछ पैसे अपने माँ बाप को गांव भेज देती हूँ।
गांव में थोड़ी बहुत खेती है जिसकी देखभाल मेरे पिताजी करते हैं। ये सब बताने के बाद डिनर पूरा होता है और उसके बाद मैडम ऊपर सोने के लिए चली जाती है। उसके बाद सेठानी मलिक जी से कहती हैं कि तुमने ऐसी लड़की को कमरा क्यों दे दिया जिसका कोई आगे नहीं कोई पीछे नहीं, खुद का भी तलाक हो चुका है। मलिक जी सेठानी को डांटते हैं और कहते हैं तुम्हें क्या मतलब, यह उसका प्राइवेट मैटर है। वो एक महिला है और प्राइवेट कंपनी में काम करती है, वो अपने काम से काम रखेगी, हमें तो किराए से मतलब है, हमें तो अपना घर मेंटेन रखने से मतलब है। ये बात सुनकर सेठानी चुप हो जाती हैं। थोड़े दिन तक ऐसा ही चलता रहता है। मैडम को शिफ्ट हुए अब 2 महीने गुजर जाते हैं। मनोज को रोज आदत थी कि वह रात को सबसे छुपकर छत पर जाकर बियर पिया करता था। लेकिन जब से दीपिका मैडम ऊपर रहने के लिए आई थी तो वह थोड़ा लेट जाया करता था ताकि दीपिका मैडम सो जाए और उसे पता न चले। एक रात मनोज फोन पर बात करते हुए थोड़ा जल्दी ऊपर चला जाता है और फोन पर बात करते करते फोन काट देता है और बियर खोलकर पीने लगता है। अभी मनोज ने 2-3 ही घूंट भरे थे कि अचानक उसे मैडम के कमरे से आवाज आनी शुरू हो जाती है, जो मैंने कहानी की शुरुआत में बताया था। आवाज सुनकर मनोज कमरे के नजदीक जाता है। वह आवाज अब और ज्यादा तेज हो जाती है। अब उसे साफ साफ सुनाई दे रहा था, ओ अंकल, यस अंकल। वह समझ चुका था कि अंदर कुछ ना कुछ गड़बड़ चल रही है। वह मौका देखकर किसी तरह से खिड़की को खोलकर जब अंदर का नजारा देखता है तो वह हैरान हो जाता है, क्योंकि अंदर तो जबरदस्त तरीके से कर्मकांड चल रहा था। और वह जो 25 साल की दीपिका थी वह मलिक के पिताजी के साथ, जो कि 50 से 55 साल के होते हैं, उन्हीं के साथ रंगोलियां मना रही होती है। अब मनोज को अपने ही पिता से जलन होने लगती है कि साला जो सपने में देख रहा था, जो मैं करने की सोच रहा था, पता नहीं मेरे बाप ने कैसे बाजी मार ली और मैं तो देखता ही रह गया। वह अपने पिताजी के बारे में सोच रहा होता है कि कितने सीधे साधे दिखने वाले धोती कुर्ता पहनकर घूमते हैं, माथे पर तिलक लगाते हैं, जैसे कोई देखने वाला समझे कितने सज्जन और कितने धार्मिक किस्म के इंसान हैं। और रात को इनका कोई कर्मकांड देख ले तो उन्हें समझ में आए कि यह कैसा व्यक्ति है। लेकिन वह तो मनोज का ही बाप था, वह कर भी क्या सकता था। जब तक अंदर प्रोग्राम चल रहा होता है मनोज खामोशी के साथ वह सब देखता रहता है। मनोज के अंदर भी हलचल पैदा हो जाती है, क्योंकि वह भी एक जवान मर्द था। थोड़ी ही देर बाद मनोज अपने कमरे में आकर सोचने लगता है और उसका दिमाग तेजी से दौड़ने लगता है, लेकिन अब वह इसी फिराक में लगा रहता है कि उसका काम कैसे बने। वह समझ गया था कि दीपिका तो चालू आइटम है, लेकिन जो मौके का फायदा उसके पिताजी उठा रहे थे अब वही मनोज को भी करना था। और मनोज अब इसी की प्लानिंग के पीछे लग जाता है। दूसरे दिन मनोज अपने एक दोस्त से इस बात को शेयर करता है, लेकिन वो ये नहीं बताता कि वह अपने पिताजी और अपनी किराएदार की बात कर रहा है। वो किसी और दोस्त का नाम लेकर बात करता है, क्योंकि बात उसके पिताजी की थी, घर की बदनामी भी हो सकती थी। उसका दोस्त उसे सलाह देता है कि अगर तू भी बहती गंगा में हाथ धोना चाहता है तो देख, इतना आसान तो होगा नहीं। अगर तू डायरेक्ट बात करेगा तो हो सकता है मैडम तेरे पिताजी को बता दे या तेरी बेइज्जती कर दे। अगर तू उन दोनों का वीडियो में रिकॉर्ड कर ले तो हो सकता है तेरा काम बन जाए। तू वीडियो बनाकर मैडम को ब्लैकमेल कर सकता है। उसके बाद जो भी तू चाहेगा वो तू मैडम से करवा सकता है और मैडम बिल्कुल भी आनाकानी नहीं करेगी। मनोज एक कैमरा लेकर आता है और जब मैडम नहाने के लिए अपने रूम से निकलकर बाथरूम में जाती है तब वह छुपकर जल्दी से उस कैमरे को मैडम के कमरे में लगा देता है और ऐसी जगह पर लगाता है जिससे कि किसी को पता ना चल सके। अब उसे इंतजार था तो बस रात होने का। रात होते ही फिर से वही काम शुरू हो जाता है, क्योंकि मलिक जी का अब आए दिन का काम हो चुका था। मलिक जी अपनी पत्नी के सोने के बाद चुपके से ऊपर छत पर आ जाते और दीपिका मैडम के साथ रंगोलियां मनाते। अब मनोज अपने मोबाइल में लाइव देख रहा था और उसे वह रिकॉर्ड कर लेता है। रिकॉर्डिंग करने के बाद वह फिर उनकी बातें सुनने लगता है, जिसमें मैडम और मलिक जी की बातों से पता चलता है कि मलिक जी मैडम की पैसों से हेल्प करते हैं और उन्हीं पैसों के बदले मैडम उनको फुल सर्विस देती है।
मलिक जी का भी काम निकल रहा था और मैडम का भी काम निकल रहा था। मतलब कि पैसों के चक्कर में मलिक जी ने करारा आइटम फंसा लिया था। यह मनोज की समझ में अच्छी तरह से आ चुका था। अगले दिन मनोज उस वीडियो को मैडम के पास भेज देता है। जब मैडम उस वीडियो को देखती है तो मैडम के होशों हवास उड़ जाते हैं। वो बदहवास होती हुई स्कूल से छुट्टी लेकर अपने रूम पर आ जाती है। थोड़ी देर के बाद मनोज भी अपने कॉलेज से आ जाता है और मैडम के पास पहुंचता है। फिर मैडम को बताता है कि जो वीडियो मैंने भेजी है वह मैंने ही बनाई थी। अब तो तुम्हारी यह सारी करतूत मैं अपनी माँ को दिखाऊंगा, फिर देखना मेरी माँ तुम्हें कैसे यहाँ से धक्के देकर निकालती है। और मैं तुम्हारी वीडियो को वायरल भी करूंगा, फिर सोचिए तुम्हारा क्या होगा। ये बात सुनकर मैडम रोने लगती है, गिड़गिड़ाती है, मनोज के हाथ पैर जोड़ने लगती है। कहती है कि ऐसा मत करो प्लीज, मेरी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। पहले से ही मेरे जीवन में बहुत तकलीफें हैं। वह कहता है तुमने ऐसा क्यों किया मेरे पापा के साथ। वह कहने लगी मुझे पैसों की जरूरत थी। तुम्हें तो पहले से ही पता है कि गांव में मेरे बूढ़े माँ बाप हैं और यहाँ मैं स्कूल में पढ़ाती हूँ। स्कूल की सैलरी से मैं अपना खर्चा उठाती हूँ, फिर मुझे किराया भी देना होता है और मुझे अपने माँ बाप को भी पैसे भेजने होते हैं। इसलिए तुम्हारे पापा ने जब मुझे ये ऑफर दी तो मैं उन्हें मना नहीं कर पाई। वह मेरी पैसों से हेल्प करते हैं। मनोज कहता है मुझे इस बात से कोई लेना देना नहीं है। आप लोग कुछ भी करें, अगर आप चाहती हो कि मैं आपका वीडियो वायरल ना करूं या अपनी माँ को ना बताऊं, तो फिर जो काम आप मेरे पापा के साथ करती हो वह मेरे साथ भी करना होगा। मुझे भी खुश करना होगा। बाकी मुझे आपके मैटर से कोई लेना देना नहीं है। अब दीपिका मैडम मजबूर हो जाती है। वह कहती है अगर ऐसी बात है तो ठीक है, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। तुम जो चाहो वो मेरे साथ कर सकते हो। ये कहते हुए दीपिका मैडम उसे अपने रूम में लेकर चली जाती है और दरवाजा अंदर से लॉक कर लेती है। फिर जो वह मलिक जी के साथ किया करती थी वही सब मैडम मनोज के साथ करती है। अब तो ये काम रोज का ही हो गया था। दीपिका मानिकलाल के साथ भी खेल रही थी और बेटे के साथ भी। मनोज और दीपिका जो थे वह हम उम्र के आसपास थे। उम्र में सिर्फ 2 से 3 साल का ही फर्क था और मलिक जी और दीपिका में आधी उम्र का फर्क था। मलिक जी दीपिका से डबल उम्र के थे, तो अब दीपिका को मलिक जी की परफॉर्मेंस अच्छी नहीं लगती थी। जो सुकून दीपिका को मनोज के साथ मिलता था वह सुकून उसे मानिकलाल के साथ नहीं मिल पाता था। इसी प्रकार मनोज और दीपिका की नज़दीकियां और भी ज़्यादा बढ़ने लगती हैं। दोनों के दिल मिलने लगते हैं। मलिक जी के साथ तो वह मजबूरन पैसों के लिए करती थी क्योंकि उसकी मजबूरी थी, लेकिन मनोज के साथ उसे बहुत अच्छा लगता था क्योंकि मनोज उसका हम उम्र था। एक दिन दीपिका मैडम से कहती है कि मनोज कुछ ऐसा करो कि मुझे पैसों की दिक्कत भी ना रहे और मुझे तुम्हारे पिताजी के साथ भी ना करना पड़े। वो मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। क्या तुम्हें अच्छा लगता है जिससे तुम प्यार करते हो, जिसके साथ तुम वक्त गुजारते हो, उसके साथ तुम्हारे पिताजी भी वक्त गुजारें? मैं सिर्फ तुम्हारी हूँ और तुम्हारी ही होकर रहना चाहती हूँ। मनोज को भी यह बात कहीं ना कहीं टिकने लगती है, लेकिन मनोज कर भी क्या सकता था। वह कहता है ठीक है, तुम चिंता मत करो, मैं कुछ ना कुछ सोचता हूँ। और उसके बाद मनोज अपने दिमाग में एक प्लान बनाता है। मनोज दीपिका से इस बात को शेयर करता है। वह कहता है देखो एक प्लान है, अगर तुम तैयार हो तो इस प्लान के लिए तुम्हारी पैसों की समस्या भी दूर हो जाएगी और मेरे पिताजी भी तुम्हारे पीछे भूलकर भी नहीं आएंगे। अपने कान पकड़कर तौबा कर लेंगे और उसके बाद तुम्हारा और मेरा रास्ता भी साफ हो जाएगा। फिर तुम्हें यहाँ रहने की भी जरूरत नहीं होगी। तुम्हारी मर्जी, तुम कहीं और रूम लेकर भी रह सकती हो। तुम जो चाहो वो कर सकती हो। हमारे बीच आने वाला तीसरा कोई नहीं होगा। इसके बाद दीपिका पूछती है कि क्या प्लान है, तो मनोज कहता है देखो, जो वीडियो मैंने तुम्हारे और पापा का बनाया था वही वीडियो मैं अपने बाप को भेजूंगा और उन्हें ब्लैकमेल करूंगा और मैं जितना मर्जी चाहे उनसे पैसे ले लूंगा।
एक बार जब पैसे हमारे पास आ जाएंगे तो तुम्हारी सारी ज़रूरतें पूरी हो जाएंगी और तुम्हारी पैसों की प्रॉब्लम भी सॉल्व हो जाएगी। और पापा के तो लेने के देने पड़ जाएंगे, वो खुद ही तौबा कर लेंगे और दोबारा तुम्हारे करीब आने की सोचेंगे भी नहीं। दीपिका मैडम को भी ये प्लान बहुत अच्छा लगता है। वह कहती है, तुम सही कह रहे हो, और वह भी मान जाती है। अगले ही दिन एक नया नंबर खरीदकर मनोज उस नंबर से अपने पिताजी के पास वीडियो भेजता है। उस वीडियो को देखते ही मलिक जी तो थर-थर कांपने लगते हैं। वो समझ जाते हैं कि उनके साथ तो गेम हो चुका है। वो अपनी दुकान से भागे भागे आते हैं और आकर मैडम से मिलते हैं और उससे कहते हैं कि देखो यह वीडियो तुम्हारा और मेरा कैसे बना और यह बाहर कैसे आया, जरूर इसमें तुम्हारी कोई ना कोई चाल है। दीपिका मैडम कहती हैं, मैं इस बारे में कुछ भी नहीं जानती। इस घर में कैमरा किसने लगाया, मुझसे तो तुम्हें पता होना चाहिए। मुझे तो ऐसा लगता है कि सब कुछ तुम्हारा ही किया धरा है। तुम मुझे बदनाम करना चाहते हो, बेइज्जत करना चाहते हो। अगर यह वीडियो वायरल हुआ तो मैं तुम्हारे खिलाफ पुलिस में कंप्लेंट कर दूंगी और तुम्हें जबरदस्ती करने के इल्जाम में फंसा दूंगी। मलिक बेचारे दोनों तरफ से फंस जाते हैं। फिर मलिक उस नंबर पर मैसेज करके पूछते हैं कि भाई आखिर चाहते क्या हो। तब उनका बेटा मनोज कहता है कि 20 लाख लगेंगे। अगर तुम चाहते हो कि यह वीडियो वायरल ना हो तो तुम्हें 20 लाख रुपए देने होंगे। मलिक उससे मिन्नतें करने लगते हैं, गिड़गिड़ाते हैं। मामला आकर 10 लाख पर रुक जाता है। मनोज एक जगह बताता है, वहां पर मलिक रात को जाकर 10 लाख रुपए का बैग रखकर आ जाते हैं। उसके बाद मनोज उस बैग को उठाकर दीपिका मैडम को दे देता है और कहता है कि ये लो तुम्हारी अमानत। अब ये पैसा तुम्हारा है। इतना बड़ा कांड होने के बाद मेरे पिताजी शायद अब तुम्हें परेशान नहीं करेंगे और अगर वह आते भी हैं तो इसके बाद तुम उन्हें साफ मना कर देना। कह देना, देखिए मलिक जी, आपकी वजह से मुझ पर मुसीबत आ चुकी है और अब मैं इस मुसीबत में पड़ना नहीं चाहती। दीपिका को भी यह बात ठीक लगती है। अगले दिन जब मलिक दीपिका के पास आते हैं तो दीपिका मैडम साफ साफ लफ्जों में उनको मना कर देती हैं। मलिक भी गुस्से में आ जाते हैं और कहते हैं कि ठीक है, अगर ऐसा है तो तुम्हें भी मेरे घर में रहने की कोई जरूरत नहीं है। तुम अपना दूसरा बंदोबस्त कर लो। दीपिका मैडम कहती हैं, ठीक है, मुझे क्या दिक्कत है। दीपिका और मनोज ने तो पहले से ही प्लान बना रखा था। मनोज दीपिका को दूसरे घर में शिफ्ट कर देता है। लेकिन दोस्तों, जब मुसीबत आनी होती है तो किसी ना किसी तरीके से आ ही जाती है। अब वो जो वीडियो था वह मनोज के मोबाइल में पड़ा हुआ था और एक दिन जब मनोज अपने दोस्तों के साथ पार्टी कर रहा होता है तब मनोज बियर के नशे में होता है और उसका मोबाइल किसी वजह से उसका दोस्त ले लेता है। जब यह वीडियो उसके दोस्त के सामने आती है और जब उसका दोस्त उस वीडियो में उसके पिताजी को देखता है तो वह मनोज को बिना बताए उस वीडियो को अपने मोबाइल में ट्रांसफ़र कर लेता है। वीडियो को ट्रांसफ़र करने के बाद मनोज को फ़ोन लौटा देता है। मनोज को पता भी नहीं चलता कि जो वीडियो था उसके फ़ोन से निकलकर किसी दूसरे के फ़ोन में जा चुका है। अगले दिन वो वीडियो पूरे शहर में वायरल हो जाता है। हर किसी के फ़ोन में वो वीडियो था और मलिक तो जाने माने अमीर व्यक्ति थे। हर कोई इस वीडियो को देखकर चटकारे ले रहा था। जब ये खबर मलिक के कानों में पहुंचती है तो मलिक की हालत खराब हो जाती है। वो पूरे शहर में बदनाम हो चुके थे, उन्हें समझ नहीं आता कि क्या करूं। तब जाकर वह थाने पहुंचते हैं और जाकर एफआईआर लिखवा देते हैं। एफआईआर लिखने के बाद पुलिस हरकत में आ जाती है और अपनी जांच पड़ताल में जुट जाती है। जिस मोबाइल से वह वीडियो निकला था उस लड़के को उठाकर पुलिस थाने लाती है। थोड़ी देर बाद मलिक भी वहां पहुंच जाते हैं और कहते हैं कि इस लड़के ने मुझसे 10 लाख रुपए ठग लिए हैं और यह वीडियो भी वायरल कर दिया। ये सुनकर वह लड़का थर थर कांपने लगता है और कहता है, सर, मैंने इनसे कोई रुपए नहीं लिए, मैंने इन्हें कोई फ़ोन नहीं किया। फिर मलिक पुलिस को वह नंबर देते हैं जिस नंबर से उन्हें ब्लैकमेल किया गया था। उस नंबर की जब जांच पड़ताल की जाती है तो नंबर फर्जी आईडी का लिया हुआ होता है। जब उस लड़के से पूछा जाता है कि वीडियो तुम्हारे पास कहाँ से आया
तब वह बताता है कि यह वीडियो तो मैंने इनके ही बेटे के फ़ोन से लिया था। तब मलिक को कहानी पूरी तरह से समझ में आने लगती है कि यह तो मनोज के फ़ोन से वीडियो आया। मतलब वीडियो मनोज के पास था और इसका मतलब यह है कि मनोज ने कैमरा लगाया होगा कमरे में और यह वीडियो मनोज ने ही बनाई होगी। मनोज को भी पुलिस उठाकर थाने ले आती है। पुलिस का तो काम ही होता है, पुलिस को तो इस कहानी में मसाला नजर आ रहा था। पुलिस समझ चुकी थी कि बड़ी मछली जाल में फंस चुकी है। मनोज को लाने के बाद जब सख्ती से पूछताछ की जाती है तो मनोज सारी बात उगल देता है। फिर दीपिका को भी उठाकर लाया जाता है और थाने लाने के बाद दीपिका जो होती है वो अपना रूप ही बदल लेती है। वह कहती है, इन दोनों बाप बेटों ने मेरा शोषण किया है। इन दोनों बाप बेटों ने मुझे डरा धमका कर मेरे साथ जबरदस्ती की है और यह जो पैसों का मामला है मैं इसके बारे में कुछ भी नहीं जानती। इनके बेटे ने कब वीडियो शूट किया और कब अपने बाप को ब्लैकमेल करके पैसे लिए, मुझे इसके बारे में कुछ भी नहीं पता। वह साफ साफ मुकर जाती है। अब तो मलिक पर ही केस उल्टा पड़ जाता है और उनके बेटे पर भी मुसीबत आने लगती है। एक तो मामला पूरे शहर में फैल चुका था, लेकिन मलिक तो पैसे वाले व्यक्ति थे। अब मामला ऐसा था कि शिकायत करते भी तो वह खुद ही थे और मामला भी खुद के ही घर का था। इसलिए मलिक अपनी शिकायत को वापस ले लेते हैं और थोड़े बहुत पैसों का लेन देन करके मामले को रफा दफा कर दिया जाता है। इस प्रकार यह मामला खत्म हो जाता है। कोई कानूनी कार्रवाई नहीं की जाती। शहर में जो बदनामी होनी थी वह हो चुकी थी, जो पैसे जाने थे वह जा चुके थे, लेकिन फायदा तो सिर्फ दीपिका ने ही कमाया था और दोनों बाप बेटों के लेने देने पड़ चुके थे। उसके बाद दीपिका उस शहर में नहीं रुकती क्योंकि वो रहने लायक बचती ही नहीं है। वो पूरी तरह से वायरल हो चुकी थी। वो इस शहर को छोड़कर कहीं और चली जाती है। यह मामला 3 से 4 साल पुराना हो चुका है। समय के साथ हर चीज दब जाती है। ये बात भी आई गई और मैटर खत्म हो चुका है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये कहानी? आपकी क्या राय है इस कहानी पर? हमें कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।